Hello everyone. So today I will explain the all theories of Plato, the important theories like theory of idea, theory of justice, theory of education, theory of communism, philosopher king, and the critical evolution of प्लाटो। और उससे पहले भी मैं प्लाटो के बारे में आपको ब्रीफ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगी, क्योंकि किसी के थ्योरी के बारे में पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी सोच क्या है। तो प्लाटो के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगी, उसके बाद मैं थ्योरी से स्टार्ट करूंगी। So, all that is Platonic is सोक्रेट। मतलब है इसका कि मतलब प्लेटो ने जितनी भी प्रेरणा लिए बोल सकते, टीचर उनके सोक्रेट ही थे। तो उनके ज़्यादातर डिसिपल्स पे प्लेटो ज़्यादातर सब पे सारे डिसिपल्स पे प्लेटो उनके मानते थे। जैसे कि वो सेक्युलर्स को डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं पसंद थी, सेम प्लेटो को भी नहीं पसंद थी। और उन्होंने सजेस्ट किया थ्योरी ऑफ एजुकेशन, फिलोसफर किंग, ये सब सजेस्ट किया था प्लेटो ने। और सेक्युलर्स को एक आइडियल स्टेट पसंद था। और अगर आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी थ्योरीज हैं प्लेटो की, वो सारी आइडियल स्टेट ही पे फोकस किया गया है। प्लेटो हैज़ डेवलप हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज, जो अब मैं आपको फर्स्ट ही आई थिंक थ्योरी पढ़ाऊंगी, थ्योरी ऑफ आइडिया, जो उन्होंने सेक्युलर से लिया है थ्योरी ऑफ नॉलेज। मीन्स कह सकते हैं कि जितना भी उन्होंने डिस्पोज सोक्रेट सब कुछ लिया है, बस अंतर ये है कि सोक्रेट ने कुछ रिटन फॉर्म में नहीं किया था, और प्लेटो ऐसे थे जिन्होंने सारा रिटन फॉर्म में हमें प्रोवाइड करवाया है। तो हम कुछ प्लेटो के बारे में, अबाउट प्लेटो कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे कि प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 426 BC में हुआ था एथेन में, जो बहुत ओल्ड और मोस्ट डिस्क्यूज फैमिली से थे, बहुत मीन्स कैसे अमीर फैमिली से थे वो। और उन्हें बहुत शौक लग गया था उनके टीचर्स जो सोक्रेट्स थे उनके डेथ के बाद। तो उन्होंने उसके जब उनके टीचर्स की डेथ हो गई तो उन्होंने एथेन को छोड़ दिया था उन्होंने, और ट्रेवल करके चले गए थे ग्रीस, इजिप्ट एंड इटाली। बाद में प्लेटो 387 BC में आते हैं एथेन में, और वो फर्स्ट एकेडमी ओपन कर देते हैं अपना। और उसके 20 साल बाद वो एकेडमी को रन करते हैं। फिर वो 367 BC में सिटी स्टेट जो सियराक्यूस इन इटाली थे, वहाँ पे उनको बुलाया जाता है एज अ पॉलिटिकल एडवाइज़र। सो प्लेटो का मानना था कि सबको अपने सोचने की क्षमता होती है और सबको सोचना चाहिए, और सोच के एडमिनिस्ट्रेशन या किसी पे भी सवाल उठाने का भी हक है, ठीक है, सबको। और वो मानते थे कि वो डेमोक्रेसी को इसलिए भी नहीं मानते थे कि वो देखते थे कि जो एथेन है वो डिफीट बाय स्पार्टा डिफीट हो गया। तो प्लेटो जानना चाहते थे रीज़न क्यों क्यों जो एथेन था वो हार गया था। प्लेटो जो थे वो एथेन को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, हर तरफ से परफेक्ट बनाना चाहते थे। तो इसमें इनका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है आइडियल स्टेट को लेके। और फिर लास्ट पॉइंट है कि हाउ एवर हिज आइडिया एंड द थॉट ऑन डेमोक्रेसी आर नॉट इन लाइन विद द प्रेजेंट लिबर। तो हाँ, जैसे कि अब आज के डेमोक्रेसी के हिसाब से, उस हिसाब से उनके थॉट बिल्कुल नहीं थे। और उन्होंने दैट डेमोक्रेसी हैव मैनी वर्च्यूज़, उन्होंने ऐसे वर्च्यूज़ भी दिए जो डेमोक्रेसी रिलेटेड है, पर वो डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट थे। उनके हिसाब से मेन उनका सेंट्रल फोकस आइडियल स्टेट पे ही था। और फिर जो प्लेटो थे उनकी मैथोलॉजी क्या थी? मतलब वो डिडक्टिव मैथोलॉजी यूज़ करते थे। मतलब ये आप याद रखिए, डिडक्टिव मैथोलॉजी यूज़ करते थे, जिन्हें और फिलोसफर मैथोलॉजी भी कहा जाता है। डिडक्टिव मैथोलॉजी में ये होता है कि हमें कंक्लूजन पहले से पता होता है कि भाई कंक्लूजन सॉल्व करने पे यही आएगा, ठीक है। मतलब कैसा डिडक्टिव टाइप का बाइस होता है कि हमें पता है कि हमें घुमा फिरा के वही चीज़ लाना है। और प्लेटो जो थे वो डायलेक्ट्रिक मेथड यूज़ करते थे, मतलब डायलॉग वाइज सारे यूज़ करते थे। उन्होंने बहुत सारे, उनके जो फेमस बुक्स हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो ज़्यादातर डायलॉग वाइज ही और डिबेट जिसे कहते हैं उसमें फॉर्म में बुक्स लिखते थे। प्लेटो की मैथोलॉजी एथेटिकल थी, मतलब ये इनके रिटन फॉर्म बता रही हूँ कैसे वो लिखते थे। तो इट इज़ डिवाइडेड इन द फिनोमिना and into its possible part, analyzing each and fully, therefore kiting the result together। अब वो पूरा एक ही पार्ट एनालाइज करते थे, उसके बाद रिजल्ट एक साथ ले आते थे। मतलब उन्हें मालूम है, कह सकते हैं कि डिडक्टिव टाइप का था। अब इसमें हम देख सकते हैं कि प्लेटो इन्फ्लुएंस किससे हुए थे। पहला तो उनके टीचर सोक्रेट्स से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, और उन्होंने उनसे बहुत चीज़ सीखा, जैसे कि रूलर कैसा होना चाहिए,
और फिजिशियन के बारे में, नेविगेटर एंड आर्टिस्ट। ये आप अगर उनका थ्योरी ऑफ एजुकेशन में पढ़ाऊँगी तो आप पूरा रिलेट कर पाएंगे। बस आप पहले, मैं इतने डिटेल में भी आपको प्लेटो के बारे में नहीं बता रही हूँ, प्लेटो के बारे में आपको लाइट ये कहते हैं ना, आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आपको पता चले आखिर प्लेटो की सोच क्या थी, आइडियलिस्टिक सोच थी, और वो थ्योरी में आपको दिखेगी उनकी। और सेकेंड, वो पाइथागोरस से बहुत इंस्पायर थे। तो उनके हिसाब से यूनिवर्स जो था वो बेस्ड सम ऑफ द मैथमेटिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। और इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योमेट्री जो है रूलिंग क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ सोल, ये सब इन्होंने पाइथागोरस से भी बहुत सी अडॉप्ट की हैं। और कुछ मेजर्स बुक्स हैं प्लेटो की, जैसे कि प्लेटो डायलॉग फॉर्म्स में लिखते थे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म कह सकते हैं। उन्होंने मोर देन 30 डायलॉग्स प्लेटो ने लिखा है, ठीक है। और डायलॉग्स डिनोट करता है डायलेक्टिक्स को भी, और उनका 22 वो रहता है लिखने का। और कह सकते हैं मोस्ट जो सबसे पॉपुलर आप जानेंगे कि डायलॉग फॉर्म में लिखा हुआ है प्लेटो का, वो रिपब्लिक है। ज़्यादातर जो थ्योरीज हैं वो रिपब्लिक ही में उन्होंने सारी थ्योरीज लिखी, उसी से लिया हुआ है। और रिपब्लिक इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लेटो आइडियल स्टेट, मतलब कह सकते हैं बहुत सीधे पूरा रिपब्लिक से उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने लिखी जो हम आज पढ़ने जाएंगे। तो चलिए हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं अपना। तो फर्स्ट थ्योरी है अब प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडिया, रियलिटी इन अ शैडो ऑफ आइडिया। अब आप ये हेडिंग पढ़ रहे हैं तो आपको अपने समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है, देखिए अभी मैं जब एक्सप्लेन करूँगी ना 2-3 स्लाइड के बाद पिक्चर के साथ, तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा अच्छा ये बोलना क्या चाह रहा है। तो देखिए प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडिया जो है उन्होंने सैक्रोट उनके टीचर जो थे उनसे उनके थ्योरी ऑफ नॉलेज से लिए, ठीक है। बहुत प्रेरित थे कह सकते हैं अपने टीचर्स से। तो वो एथेन को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। आइडियल स्टेट से आप जान सकते हैं कि जिसके पास यूज ऑफ रीज़न, मतलब फिलोसफर किंग होना चाहिए, जिसके पास रीज़न होना चाहिए, ठीक है, वही केवल आइडियल स्टेट बना सकता है प्लेटो के हिसाब से। Hence the theory of idea also justifies the institution of philosopher king. Theory of idea में ये भी बताता है कि philosopher king क्यों होना चाहिए। अब सैक्रेट्स को फॉलो करते करते प्लेटो का ये भी बिलीव था कि जो नॉलेज है वो अटेनेबल है, मतलब सब लोग उसे पा सकते हैं। और प्लेटो ने डिफ्रेंशिएट किया है। अब ये थ्योरी ऑफ आइडिया का सेंट्रल थीम ही ये है, ये लाइन जो मैं पढ़ने वाली हूँ। प्लेटो ने डिफ्रेंशिएट किया है इंटेलिजिबल वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ सेंसेस को, ठीक है। अगले जो स्लाइड होगा उसमें मैं आपको पिक्चर के साथ उसको समरी टाइप एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी आप ये पॉइंट्स वाइज पहले सुन लीजिए। तो the former was the world of being or the beauty or the form, and the latter the world of being the beautiful opinion. The world that we see, touch and experience through our sense was not real but a copy. मतलब जो वर्ल्ड हम देखते हैं, टच करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो असली नहीं होता है, वो रियल नहीं होता है, वो तो कॉपी होती है और वो चेंजेस होते रहते हैं, हमें लगता है कि वो असली है। इससे क्या मतलब है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। Thought existence could be experienced in the daily life. It is not the real. The real world of to think was the world of idea, which was perfect, internal, immutable and fixed. मतलब उनके हिसाब से जो रियल वर्ल्ड होता है ना वो असली चीज़ें उसमें होती है, मतलब कि वर्ल्ड ऑफ आइडिया जिसमें सोचें सब लोग, क्वेश्चनिंग करें, और वो परफेक्ट होता है, वो ख़त्म भी नहीं हो सकता है, ठीक है, वो फिक्स होता है, वो इंटरनल होता है। इट वॉज नेवर क्रिएटेड एंड इट ऑलवेज एक्सिस्टेड फ्रॉम द बिगनिंग इन द परफेक्ट वे। वो बनाया नहीं जाता है, वो बना ही होता है। तो ये पिक्चर है, उसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें अब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आएगा। जैसे केव है, उन्होंने केव को अब सिंबल ऑफ इग्नोरेंस कहा है। अब मैं समरी टाइप एक्सप्लेन देखिए करती हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला है कि केव में कुछ लोग हैं, ठीक है, 3 लोग दिख रहे हैं आपको, ये लोग हैं, तो वो अंदर बैठे हुए हैं और वो इस फायर को देख रहे हैं जला हुआ। अब ये तीनों उसी को सन समझ रहे हैं, ठीक है, उन्हें असली दुनिया से कुछ मतलब नहीं, जो उनको दिखाया जा रहा है वही चीज़ें वो समझ रहे हैं। अगर वो यहाँ पे परछाई देख रहे हैं, वो असली जानवर उन्हीं को समझ रहे हैं, जो इनको दिखाया जा रहा है वो ये समझ रहे हैं, ठीक है। और वो जो ऊपर आदमी खड़ा हुआ है उसको सब दिख रहा है, वो उसको असली सन भी दिखेगा। वो कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल, समझ रहे हैं आप,
खुद की व्यू है उसके पास, पर इन लोग के पास वो व्यू नहीं है। तो इसमें केव को सिम्बलाइज किया गया सिंबल ऑफ इग्नोरेंस से। पीपल इन चेन सिटिंग विद देयर बैक टुवर्ड द एंट्रेंस ऑफ द केव shows their occurrence, their reluctance to change, the life coming from the fire symbolize the poetic sophist. Okay, the sunlight represents true knowledge. Sacred. अब उन्होंने सोफिस्ट से सब और सेक्रेट से बहुत चीज़ें लिंक करने की कोशिश की है। When people look at the shadow on the wall, अब देखिए इसमें पॉइंट बताया उन्होंने, जब लोग जो है वो शैडो को वॉल पे देखते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द केव, दे थिंक द शैडो इज रियल ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, और वो सोचते हैं कि जो शैडो है वो असलियत है क्योंकि उनकी इग्नोरेंस, उनको वो समझ नहीं है। ठीक है, तो उनके हिसाब से कंक्लूजन ये निकाले तो उनके हिसाब से ये तो उस इग्नोरेंस को हटाना पड़ेगा। वो इग्नोरेंस क्यों है? इसलिए क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं हम लोग कह सकते हैं जो रूलर है, और जो बाहर है जो असलियत में सब कुछ देख रहा है उसके पास इंटेलेक्चुअल है और सोचने का आइडिया है और बहुत चीज़ें हैं। अब आई थिंक ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है वो आप समझ पाएंगे। तो इस पॉइंट्स में जैसे प्लेटो डिस्क्राइब करता है वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड द वे इट एक्वायर्स नॉलेज विद द हेल्प ऑफ द एल्गोरी ऑफ द केव, द मेटाफोर ऑफ द डिवाइडेड लाइन एंड द डॉक्ट्राइन of forms. He believes that individuals have different capacity for learning and attaining knowledge. उसके हिसाब से हर इंडिविजुअल की अलग अलग कैपेसिटी होती है नॉलेज और लर्निंग गेन करने का। He also stated that the most of us live in the darkness of the cave, which represent the realm of beliefs. अब आई थिंक ये पॉइंट्स आप कनेक्ट कर पाएंगे कि प्लेटो कहना चाहता है कि हम लोग बहुत लोग हैं जो एक डार्कनेस केव के अंदर रह रहे हैं। केव का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इग्नोरेंस में रह रहे हैं। केव असली केव नहीं, केव के अंदर रह रहे हैं मतलब इग्नोरेंस में रह रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं कोई चीज़, उसी को सच मान रहे हैं, असली दुनिया से परे बैठे हुए हैं कह सकते हैं। एट द माउथ ऑफ द केव वॉज द नाइट, डे लाइट सिम्बलाइजिंग नॉलेज, और वही जो बाहर है जो असली में सन को देख रहा है वो क्या सिम्बलाइज कर रहा है, वो नॉलेज सिम्बलाइज कर रहा है। तो इस थ्योरी की लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है आइडिया का। अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगभग, तो मैं इसको रीडअप जल्दी करती हूँ, कंक्लूजन करती हूँ कि आइडिया क्या है। आइडिया ऑफ परमानेंट नेचर है। Idea is a perfect magnification of the physical form. Since Plato established the supremacy of the philosophy over the physics, he is called the father of the particle philosophy. It is because of the theory of idea Plato is known as the father of the idealism. केवल इसी थ्योरी की वजह से प्लेटो को फादर ऑफ द पॉलिटिकल आइडियलिज्म कहने लगे। एंड टू कंक्लूजन पे हम आते हैं तो हम लोग देखेंगे वी कैन से दैट प्लेटो हैज एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेंटी ऑफ आइडिया ओवर द मैटर। ठीक है, फिलॉसफी ओवर द फिजिक्स एंड शुड बी राइटली कॉल्ड एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो ये थ्योरी हमारी ख़त्म होती है, फिर अगले थ्योरी पे हम आते हैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अब ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो अब इस पर हम लोग एक्सप्लेन करूँगी मैं ये आपको। अब देखिए ये थ्योरी की रिपब्लिक, प्लेटो की जो रिपब्लिक थी बुक, जो फेमस बुक है रिपब्लिक, उसका सेंट्रल थीम ही जस्टिस है वो। ठीक है, तो जस्टिस सेंट्रल थीम है प्लेटो की रिपब्लिक बुक की। फॉर द प्लेटो जस्टिस इज अ मॉरल कॉन्सेप्ट। उन्हीं के हिसाब से बार्कर के हिसाब से जस्टिस इज फॉर द प्लेटो at once a part of the human virtue and the bond which joins men together in a state. It make man good and make him social. अब कुछ करेक्टरिस्टिक हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस के, जैसे जस्टिस इज अनदर नेम ऑफ राइट एंड जस्टिस। इट इज़ अ मोर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी देन द इंजॉयमेंट ऑफ राइट। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस ये नहीं है कि आपको वो राइट्स मिल गए हैं आप फुल इंजॉय कर रहे हैं और जो ड्यूटी उसको कर ही लेना ही, वो मेन फोकस कर रहा है कि आपको भैया परफॉर्म करना है ड्यूटी। ठीक है, और आपको जो राइट्स मिली है आप एंजॉय कीजिए वो भी। इट इज इंडिविजुअल contributions to the society in accordance with his ability, capacity and capabilities. It is a social morality man obligation. It is the strength of the social fabric as it involves a web of social system. अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर भाई प्लेटो ने
क्यों दिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस क्यों दिया, थ्योरी ऑफ आइडिया भी दिया था, बाकी थ्योरी दिया है, क्यों आखिर थ्योरी ऑफ जस्टिस भी दे दिया उन्होंने, एक पेज ही बढ़ा दिया हम लोग का। तो उन्होंने उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस देने का ये था कि वो चाहते थे कि इस जो एथेन है वो एथेन जो है वो आइडियल स्टेट बने, और आइडियल स्टेट मीन जस्ट स्टेट, मतलब जिसमें सब कुछ आइडियल हो, सब कुछ बढ़िया हो, परफेक्ट कह सकते हैं, जैसे वो आइडियल स्टेट है। जस्ट स्टेट मतलब क्या होता है, मीन्स देयर इज अ पीस एंड हार्मनी, जहाँ शांति शांति हो, पीस एंड हार्मनी अगर होगा जहाँ पे, वहाँ पे एक्सीलेंस रिजल्ट होगा। फॉर प्लेटो जस्टिस इज सुप्रीम वर्च्यू। प्लेटो के हिसाब से जस्टिस ही मेन सेंट्रल थीम है, मतलब कोई भी थ्योरी दो, कुछ भी करो, पर जो हमें लास्ट में पाना है, जो मेन वर्च्यू है हम लोग का, वो जस्टिस ही है। क्योंकि इनकी ये सोच इसलिए भी थी क्योंकि इनके जो टीचर थे सोक्रेट्स, उनको जस्टिस नहीं मिला था, ठीक है, और क्योंकि वो नेचुरल डेथ नहीं मरे थे, उनको कह सकते हैं मारा गया था, तो इसलिए उनके अंदर एक कह सकते हैं प्लेटो के अंदर एक जस्टिस की भावना सेंट्रल थीम उन्होंने लेके चल रहे थे। अब क्यों लेके चल रहे थे ये भी है। तो अदर वर्च्यूज आर डिपेंडेंट ऑन, बहुत सारे वर्च्यूज हैं जो जस्टिस पे डिपेंड, अगर जस्टिस मिलेगा तो बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। तो प्लेटो का यही ऑब्जेक्टिव था कि अल्टीमेट आइडिया ऑफ जस्टिस, मतलब अल्टीमेट आइडिया, परफेक्ट आइडिया जो पा सके, परफेक्ट आइडिया मीन्स गॉड आइडिया ऑफ जस्टिस, मतलब सबको जस्टिस मिले, और मतलब सेंट्रल थीम बोल सकते हैं उनका, कि इतनी थ्योरी थी उसका सेंट्रल थीम ही उन्होंने जस्टिस रखा है। ऑफ आइडिया ऑफ जस्टिस एट द लेवल ऑफ द स्टेट, तो इसमें बहुत सारे मतलब इन्होंने बेसिक क्लासेस में कैटेगराइज किया, जैसे रूलिंग क्लास जिसके पास मैन ऑफ रीजन कहते हैं, सोल्जर क्लास, मैन ऑफ करेज, प्रोड्यूसर क्लास, मैन ऑफ एपेटाइट। सो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी आपको कर देती हूँ कि मतलब रूलिंग क्लास में उन्होंने क्या बताया है, सोल्जर क्लास का क्या बताया है, ठीक है। वैसे रूलिंग क्लास का क्या बताया, रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास को एक साथ बताया है उन्होंने, इन दोनों को कहा है कि गार्जियन क्लास है, मतलब कैसे अपर कास्ट, ठीक है। ईच क्लास जो है वो परफॉर्म करे कोई स्पेसिफिक ड्यूटी है दोनों की, दे विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर वर्क, दोनों एक दूसरे पे कुछ टांग नहीं लड़ाएंगे, मतलब अपने अपने काम से मतलब रखेंगे। Plato's theory of justice lead to the division of labor, specializations and efficiency, मतलब उनके हिसाब से कि हर को अपने वर्क में स्पेशलाइज होना चाहिए और एफिशिएंस होना चाहिए, और एक दूसरे के वर्क में टांग नहीं लड़ाना है। Is it therefore a principle of specialization, unity, not interference and harmony? His notion of justice implies a social virtue, a private and the public ethic, and a moral dictate. And yet Plato theory of justice totalization in the sense that subordinate individual to the state. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसफर किंग है। तो मतलब क्योंकि आगे मैं जो आपको और थ्योरीज बताऊंगी उसमें आपको उससे पहले ये तो पता ही होना चाहिए कि फिलोसफर किंग आखिर होता क्या है, उसमें यूज़ होगा ना, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बोल सकते हैं, प्लाटो का जो थ्योरीज में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फिलोसफर किंग। तो प्लेटो के हिसाब से अगर एथेन को आइडियल स्टेट बनना है तो उसको वो फिलोसफर अगर रूल करेगा तभी वह आइडियल स्टेट वो बन पाएगा। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए फिलोसफर किंग की, तो एक तो वो मैन ऑफ रीज़न होना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा था, सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस होना चाहिए, मतलब फुल सेक्रीफाइस वो करना है, आगे हम पढ़ेंगे उसको भी जब हम। उसके बाद नॉलेज ऑफ फिलोसफी होनी चाहिए उसे, डज नॉट हैव द फैमिली नो राइट्स टू प्रॉपर्टी, और मतलब कह सकते हैं सेवा में लगा रहे लोगों के, वो फिलोसफर किंग है, ठीक है। तो पावर्स ऑफ द फिलोसफर किंग क्या होता है, ही हैज एब्सोल्यूट पावर इन दी वर्ड्स प्लेटो, नो ऑर्डिनेंस नो लॉ कैन बी mightier than knowledge, his wisdom cannot be questioned by the public opinion or by book of law, मीन्स क्या कहते हैं डेमोक्रेसी का अपोजिट कर दिया उसने, अगेंस्ट भी था वो तो। और इन द वर्ल्ड ऑफ प्लेटो इट इज़ द फुलेस्ट टू लिमिट द एक्सपोर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद अ बुक ऑफ मेडिसिन, ठीक है, पॉपुलर लाइन है, इसको भी रीड कर लीजिएगा। देयर इज द ओनली
मतलब एक ही लिमिटेशन है फिलोसोफर किंग पे कि ही कांट चेंज द प्लेटोस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा नहीं प्लेटो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है वो चेंज नहीं कर सकता, बस यही लिमिट है, बाकी अनलिमिटेड पावर है फिलोसोफर किंग के पास। अब हु इज पीके? अब पीके कौन है? वो मूवी वाला पीके नहीं, ये पीके मतलब कह सकते हैं फिलोसोफर किंग है ये, ठीक है। तो प्लेटो आर्ग्यू करता है कि मतलब उसके हिसाब से फिलोसोफर जो किंग है उससे बहुत मतलब ऐसा रूलर होना चाहिए अगर आइडियल स्टेट बनाना है तो, क्योंकि फिलोसोफर का एम ही होता है कि आइडियल स्टेट बनाए वो पॉलिस मतलब मैंने बताया सिटी स्टेट होता है। और द कैलिपोसिस और द ब्यूटीफुल सिटी इज द जस्ट सिटी वेयर द पॉलिटिकल रूल डिपेंड ऑन नॉलेज विच फिलोसोफर किंग्स पोजेस एंड नॉट पावर, और द फिलोसोफर मस्ट रूल। अब इनके साथ फिलोसोफर तो रूल ही करना ही के लिए बना है, ठीक है। अब ये भी है कि हाउ टू रूल, कैसे रूल करेगा, तो उसके पहले रूल करने से पहले ट्रेनिंग फॉर इंश्योरिंग जस्टिस, उसको ट्रेनिंग मिलेगी। अब आगे पढ़ेंगे जब मैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ाऊंगी इसके बाद, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगी कैसी ट्रेनिंग मिल रही है उसको फिलोसोफर किंग को, तब वो रूल करेगा। कैंपबेल डिड रूल वंस दे हैव लेफ्ट केव, अब तब रूल करेंगे जब वो, मैंने केव का बताया था आपको ना थ्योरी ऑफ आइडिया, उस केव से बाहर निकल के जब उनको नॉलेज हो जाएगी, बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तब वो रूल करेंगे, परफेक्ट है तब रूल करने के लिए प्लेटो के हिसाब से। दे शुड नॉट रिटर्न टू केव, इट इज़ द मोर पेनफुल एंड वी शुड हैंस फाउंड कॉमनवेल्थ, वो लोगों की भलाई करने के लिए, तो लोगों की भलाई करेंगे वो लोग, ठीक है, फिलोसोफर किंग। तो अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज अटेम्प्ट टू टच द इविल एट इस वेरी सोर्स, मतलब जैसे सोसाइटी में इविल से वो सब हटाने का काम भी करता है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। And the second point, it is an attempt to cure the mental malady by the mental medicine. Plato theory of education is important in the political theory. ठीक, it is important so far that it provide for the basic for the ideal state designed to achieve justice, मतलब इसको डिज़ाइन किया गया है, एक तो ये मेन डिज़ाइन किया गया है गार्जियन क्लास के लिए, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड पूरा है, और इसमें है कि एक आइडियल स्टूडेंट को बनाने के लिए और जस्टिस को अचीव करने के लिए थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, कह सकते हैं। फॉलोइंग हिज टीचर Socrates, Plato has believed in the dictum that virtue is knowledge, and for making people virtue, he made education a powerful instrument. मतलब प्लेटो के हिसाब से वर्च्यू को पाने के लिए लोगों में एक पावरफुल जो इंस्ट्रूमेंट है वो एजुकेशन है। प्लेटो के हिसाब से जो एजुकेशन होता है वो एक मैन को बनाता है, और एक कंडीशन मीन्स देयरफॉर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सट्रैक्टिंग द मैन नेचुरल फैसिलिटी इन ऑर्डर टू डेवलप हिज पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। एजुकेशन इज नॉट अ प्राइवेट इंटरप्राइजेस फॉर द प्लेटो, इट इज़ अ पब्लिक, कि मतलब एजुकेशन एक प्राइवेट इंटरप्राइजेस नहीं है, एक पब्लिक इंटरप्राइज, so is for the provide the moral diagnosis to the social element, मतलब सबको एजुकेशन प्राप्त करने का कह सकते हैं कि अवसर मिलना चाहिए और सबको चांस मिलना चाहिए एजुकेशन का। अब देखिए इन सब पॉइंट्स में हम लोग ये देखेंगे कि जो एथेन का सिस्टम था एजुकेशन का, तो प्लेटो से क्यों डिसलाइक करता था, इस वजह से क्योंकि एजुकेशन वो प्राइवेट हैंड्स में था और प्लेटो चाहता था वो पब्लिक हैंड में हो, तो करप्शन कम होगा और भी वजह थी। नो विंग्रेंस बाय द स्टेट ओवर सर्कुलम, नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। अब देखिए प्लेटो में ये भी प्लेटो उसमें था, मतलब एथेन के हिसाब से वुमेन को एजुकेशन का मौका नहीं मिलता था, लेकिन प्लेटो कहता था नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वुमेन्स को भी मिलनी चाहिए पढ़ाई करने का मौका। नेग्लेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हाँ फिजिकल एजुकेशन को निगलेक्ट किया, पर अगर आप आगे मैं पढ़ाऊँगी आपको ब्रीफ में कि जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है जो प्लेटो ने दिया है उसमें उसने फिजिकल एजुकेशन को भी रखा है। और मेरिट अटेंड सिस्टम क्या उसने कहा, एथेंस द फोकस वाज डेवलपिंग द लॉजिकल एंड क्रिटिकल फैसिलिटीज माइंड, ठीक है, लॉजिकल और क्रिटिकल फैकल्टी ऑफ माइंड पे ध्यान देते हैं, मोर फोकस करते हैं कि लिटरेचर पढ़ें।
जब बच्चे पैदा होते हैं और उनसे लेकर कह सकते हैं 5 ईयर्स से जब 17 ईयर तक रहते हैं, तब तक बच्चों को मॉरल शिक्षा देनी चाहिए। उनकी मदर के द्वारा या सबके द्वारा मॉरल शिक्षा देनी चाहिए। फिजिकली वर्क भी करें वो भी ठीक है, पर मॉरल शिक्षा, खेल कूद, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद मेन जब आता है 18 से 22, उसमें उनके कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन, मतलब फिजिकली पे बहुत ध्यान दिया गया है। सेकेंड, स्क्रीनिंग दोज हु सो एप्टीट्यूड फॉर फर्दर लर्निंग। अब देखो इसमें ये होता है कि टेस्ट लिया जाता है। अब टेस्ट लेते हैं तो जो पास कर लेता है फिर तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है कि सोल्जर क्लास में हो जाए। और जो नहीं कर पाता है वो चीज़ें, मतलब वो पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो क्या करता है, वो रह जाता है, वो बिजनेस करे या समथिंग कुछ और करे। तो अब हायर एजुकेशन में आता है, तो हायर एजुकेशन में फर्स्ट स्टेज जो है 20 से 35 ईयर, जिसमें लॉजिक, फिलोसफी, डायलेक्ट्रिक्स ये सब पढ़ाया जाता है। फिर से पेपर लिया जाता है, ठीक है। फिर पेपर लेने के बाद जो क्वालिफाई होते हैं, तो उनको जो क्वालिफाई हो जाते हैं वो आगे स्टेज में सेकेंड स्टेज पे आ जाते हैं। और जो क्वालिफाई नहीं होते वो दूसरे जॉब्स जैसे सोल्जर्स में जो पोस्ट होती हैं उसमें चले जाते हैं। और बाकी जो होते हैं वो आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए 35 से 50 ईयर। तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस एट द एज ऑफ 50। अब जो 15 साल होता है, इस पे ये लोग 15 साल में ये लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। जब 50 साल का हो जाता है तब उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं अब आप जा सकते हो, फिलोसफर बन सकते हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल एनालिसिस भी कर लिया है, अब आप किंग बन सकते हो। अब देखिए अगर हमें कंक्लूजन करना, मतलब कंक्लूड करना, तो हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक या फीचर क्या थी प्लेटो की एजुकेशन ऑफ सिस्टम का, स्कीम जो उसने एजुकेशन का बताया। तो उसकी स्कीम के हिसाब से जो एजुकेशन है वो केवल गार्जियन क्लास के ऊपर है, केवल पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट कंट्रोल कर रहा है। उसका एम है कि फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल डेवलपमेंट एंड इफ द ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करना। इट शॉट द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल नीड्स एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स। अब अगला टॉपिक है हम लोग का थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। अब इस थ्योरी में क्या होता है, अब इस थ्योरी में है कि मतलब कम्युनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जिसमें प्लेटो के हिसाब से प्राइवेट ओनरशिप को रिजेक्ट करना चाहिए और सपोर्ट कॉमन ओनरशिप करना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें भी दो चीज़ें में डिवाइड किया है, जैसे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। अब आप ये थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार कितना आइडियलिज्म, पूरा आइडियली बनाने में लगे हुए हैं, बहुत आइडियल है, मतलब ऐसा है कि इसको इम्प्लीमेंट करना ही मुश्किल है, ठीक है। पढ़िए मजा आएगा। जैसे वो प्रपोज करते हैं कि जो कम्युनिज्म है वो केवल गार्जियन क्लास के लिए है, मतलब जो रूलिंग क्लास है सोल्जर क्लास के लिए है, ठीक है, थर्ड क्लास के लिए नहीं है वो। अकॉर्डिंग टू हिम कम्युनिज्म जो है प्रोड्यूसर जो क्लास है उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो पावर में नहीं है तो उनके लिए क्यों होगा वो। ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर द मैन ऑफ एटीट्यूड, और उनके हिसाब से ये पॉसिबल भी नहीं कि उनके लिए बनाया जाए, क्योंकि वो मैन ऑफ एपेटाइट है एंड कैन नॉट कंट्रोल, मतलब वर्ल्डली प्लेजर को कंट्रोल ही नहीं कर सकते वो लोग। आप हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कम्युनिज्म और प्रॉपर्टी होता क्या है आखिर। तो जो रूलिंग क्लास होता है तो उसको अलाउ ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सके। मतलब देखो इसमें कि प्राइवेट ओनरशिप अलाउ नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप केवल प्रोड्यूसर क्लास को अलाउ है, और जो रूलिंग क्लास सोल्जर क्लास को नहीं अलाउ है कि वो कोई प्रॉपर्टी ओन करे या कुछ कलेक्ट करे, ये सब अलाउ नहीं है। कॉम्युनिज्म ऑफ फैमिली से मतलब है कि प्लेटो के हिसाब से फैमिली इज अ बिगर इविल देन प्रॉपर्टी, मतलब उनके हिसाब से फैमिली तो और बड़ी दुश्मन है प्रॉपर्टी का, मतलब फैमिली और बड़ी दुश्मन है प्रॉपर्टी से भी, क्योंकि फैमिली जो रहती है वो उनके हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से ये था कि फैमिली प्रमोट करता है करप्शन एंड नेपोटिज्म, ठीक है। तो अब फीचर क्या है कम्युनिस्ट फैमिली का, तो नो प्राइवेट फैमिली, स्टेट इज अ फैमिली। अब देखिए कितना आइडियलिज्म है, मतलब सोचिए। अब उनका मतलब है कि प्राइवेट फैमिली मतलब फैमिली होनी नहीं चाहिए खुद की, और वो मान ले कि स्टेट ही हमारी फैमिली है। अब कम्युनिज्म ऑफ वाइफ में है कि हु विल मैरी हु एंड व्हेन ऑल इज डिसाइडेड बाय स्टेट। अब तो और आइडियलिज्म इसमें आ गया, कौन किससे शादी करेगा ये भी स्टेट डिसाइड करेगा, मतलब अगर स्टेट बोले इनसे कर लो इस तो करना ही पड़ेगा फिलोसफर को,
ऐसा कंपल्शन इस थ्योरी में है। अब देखिए, प्लेटो जो है क्रिटिसाइज किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा, ठीक है। इसी वजह से एरिस्टोटल, बहुत लोग ने इस पे तो बहुत लोग ने क्रिटिसाइज किया था कि बहुत आइडियलिज्म पे आ जा रहा था, इसे तो इम्प्लीमेंट ही करना मुश्किल था, इतना टफ था ये। क्योंकि एरिस्टोटल ऑन प्रॉपर्टी पे क्रिटिसिज्म करता है प्लेटो का और बोलता है कि प्लेटो हैज ओवरलुक्ड द गुड एस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अब देखो कितना अंतर है, प्लेटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल, लेकिन एरिस्टोटल के हिसाब से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो मोटिवेशन का काम करती है, मतलब वो मोटिवेट करती है कि और काम कर सकें। इट इज़ अ सोर्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मैन, ठीक है। और वही प्लेटो के हिसाब से ये सब था करप्शन का, और वहीं एरिस्टोटल के हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी मोटिवेशन का, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ मैन का काम करती है। रीजन विज अ प्रॉपर्टी आर द मैन ऑफ रीजन, प्रॉपर्टी इज सोर्स ऑफ चैरिटी। ये सब किसके है? ये सब एरिस्टोटल का कहना है। अब इसमें एरिस्टोटल और भी क्रिटिसाइज करता है प्लेटो की थ्योरी को, और कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली पे बोलता है कि जैसे it is extremely critical of communism of family, according to whom remedy is worse than the disease, ठीक है। प्लेटो आइडिया आर नॉट प्रोग्रेसिव, टेक अस बैक टू द बारहवीं केसेस, मतलब कहता है कि प्रोग्रेसिव नहीं है, ये मॉडर्न हिसाब से नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ सोच है, ऐसा एरिस्टोटल कहता है प्लेटो के इस थ्योरी पे। पर्पस ऑफ फैमिली एंड मैरिज इज नॉट जस्ट परसेप्शन, it is not the emotional stability, state is not a family, rather families of family। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर मैं एरिस्टोटल का आपका पूरा भी थ्योरी कवर करूँगी आगे लेक्चर्स में, मीन्स जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तब, तो उसमें मैं एरिस्टोटल का बताऊँगी। तो इस ये भी इंपॉर्टेंट है कि एरिस्टोटल के हिसाब से स्टेट इज़ नॉट फैमिली, स्टेट फैमिली नहीं है, rather family of families। Both property and family has been time-tested institution. Had there been any other alternative, it would be been our existence। So हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटो एज फैसिस्ट। तो इसमें ऐसा है कि कार्ल पॉपर जो है उसने पहली बार कहा था प्लेटो को फैसिस्ट। तो उस पॉपर के हिसाब से जो प्लेटो था वो इसे पॉलिटिकल प्रोग्राम वॉज फॉर from being morally superior than fascists। In his book Open Society, जिस बुक में ओपन सोसाइटी लिखा था, कार्ल पॉपर ने लिखा था ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, ही कॉल्ड द प्लेटो, हेगल एंड कार्ल मार्क्स एज द एनिमी। उसमें दुश्मन कह दिया उस बुक्स में तीन फिलोसफर्स को, प्लेटो, हेगल एंड कार्ल मार्क्स को उसने कह दिया एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। पॉपर ने बहुत से ग्राउंड्स पे, 3 ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज किया प्लेटो को। पहला कि वो डेमोक्रेसी से हेट करता है, दूसरा प्लेटो प्रोजेक्टेड डेमोक्रेसी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसने बोला था ना प्लेटो ने कि सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था वो डेमोक्रेसी है, क्योंकि एथेन्स में डेमोक्रेसी ही था। And Plato held that anyone can become ruler in democracy just by chance। और प्लेटो के हिसाब से कोई भी रूलर बन सकता है डेमोक्रेसी में, बस चांस मिल जाए उसको बस बन जाएगा, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो क्रिटिसाइज करता था प्लेटो डेमोक्रेसी को। अब कंक्लूजन अगर हम इसी चीज़ का करें तो कंक्लूजन में है कि अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट रेगल, whether Popper view on the Plato is correct or not, but it is certain that after Popper what Plato will not be seen in a way it is used to be। तो ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग वीडियो एंड करेंगे। प्लेटो एज अ फादर ऑफ टोटलिज्म। तो इसमें बताया गया है टोटलिज्म मीन्स द टोटल कंट्रोल ऑफ स्टेट, मतलब फुल्ली कंट्रोल कर लो स्टेट को। कार्ल पॉपर एज अ बेलरिंग कॉल प्लेटो एज अ टोटलिज्म बिकॉज ही कैन सी द ट्रेड ऑफ द 2 different varieties of the totalitarianism। वन इज द कम्युनिस्ट एंड फैसिज्म इन द वर्ल्ड ऑफ प्लेटो। मतलब इन लोग के हिसाब से वो कहते थे कि प्लेटो ने पूरा कंट्रोल कर लिया है स्टेट पे, फिलोसफर किंग कैसे रूल करेगा, क्या करेगा, सबका वर्क डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो प्लेटो हैज गिवन एब्सोल्यूट पावर टू द स्टेट, प्लेटो ने एब्सोल्यूट पावर दे दी है स्टेट को। ही डज नॉट गिव एनी राइट्स टू द सिटीजन, और कोई राइट्स तो दिए नहीं सिटीजन को। इवन फैमिली एंड मैरिज इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट। State will determine profession,
देयर इज नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है, मतलब ये कहते हैं क्रिटिसाइज कर दिया है थोड़ा ज़्यादा ही। Still, it will be appropriate to call Plato as totalism. We have to go to essence of the totalism rather than the form of totalism. Plato Republic remained an utopia. Hence, we can't say that Republic would have been an exploitative state. It seemed that Plato's intention was not to exploit the citizen, but to give them the life of virtue and accident. अब देखिए लास्ट में वो ये भी सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि देखा जा सकता है, उनकी सारी सब थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी तो पता चलता है कि ऐसा प्लेटो का इंटेंशन नहीं था कि वो किसी का भी एक्सप्लॉइट करें, सिटीजन का राइट एक्सप्लॉइट करें, कि उन्होंने राइट्स नहीं दिए सिटीजन को तो एक्सप्लॉइट करना चाहते, नहीं, उनका इंटेंशन ये नहीं था। वो तो सिटीजन्स को एक लाइफ ऑफ वर्च्यू एक्सलेंट देना चाहते हैं, पर उनकी थ्योरी है बहुत आइडियलिज्म टाइप की थ्योरी थी जिसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, बहुत आइडियल टाइप का कह सकते हैं। So we end the video here, and if you like my video, so please like and subscribe and press the bell icon. And if you want I should make the video in any topic or any philosopher, so tell me on the comment box, and what changes, क्या changes मुझे करना चाहिए अपने videos में, वो मुझे comment box में बताइए आप लोग, और कौन सा topic आपको समझ में नहीं आया ये भी मुझे comment box में बताइए। So thank you.